चलिए अब शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे जैसे सियासी उठापटक भी उत्तर प्रदेश में तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए बिना सरपांव के मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। कोविड प्रबंधन से लेकर युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार एक्टिव मोड में है। तभी तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ की जय जयकार होती है। कोविड प्रबंधन को लेकर WHO और नीति आयोग ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है, लेकिन वहीं विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। लगातार विपक्ष उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति करता रहा है। सरकार जब कोविड काल में कार्य करने में व्यस्त थी तब विपक्ष सरकार पर बयानों का बम फोड़ने में मस्त था। पूर्व की सरकारों से प्रदेश में ज्यादा रोजगार देने के बावजूद भी विपक्ष योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। योगी सरकार ने हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ साथ खुद बैठक कर प्रदेश के विकास की राह की मॉनिटरिंग करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि योगी का दम विपक्ष क्यों हुआ बेदम। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो विपक्ष का क्या सिर्फ एक ही मुद्दा है, सरकार के जो विकास काम है उनकी आलोचना करना? क्या कोई मुद्दा विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ इस वक्त सीधे चर्चा में जुड़ रहे हैं। परिचय आपका सबसे पहले उनसे करवा देता हूं। आलोक वर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर DS मिश्रा जी नेता BSP हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे थोड़ी देर में अंशु अवस्थी जी भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वक्त। कपीश श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पहला सवाल मेरा आप ही से है सर। सरकार अगर काम कर रही है, कोई अच्छे काम हो रहे हैं कपीश श्रीवास्तव जी, तो समाजवादी पार्टी को उससे दिक्कत क्या है? सरकार चाहे जितने अच्छे काम कर लें, आप लोगों का सिर्फ यह काम रह गया है कि सिर्फ सवाल उठाना सरकार की योजनाओं पर। देखिए शंकर जी, पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, जो आईना दिखा रहा है उस आईने का काट इनके पास नहीं है। क्योंकि अगर आत्ममंथन और आत्मचिंतन इनको लगातार और मुतवातिर करना पड़ रहा है, पिछले आप 1.5 महीने की कवायद देख रहे होंगे, तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली अगर इनकी दौड़ लगी हुई है तो सिर्फ इसलिए कि अगर इन्होंने विकास की जगह पतन न किया होता तो शायद इन्हें इतनी रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो इन्होंने संकल्प पत्र अपने बनाए, 2017 का वादा जो था उसके अंदर 212 पॉइंट था, उसमें से 10 पॉइंट भी ये गिना नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। मैं तो एक बहुत छोटी सी चीजें कहना चाहता हूं, वहीं से हम शुरुआत भी करते हैं और यही हमारा प्रश्न भी होगा कि इनको ये बताना पड़ेगा कि किसान को आपने कहा था कि हम 2022 में आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो पहले ये हमें बता दें कि किसान की क्या आय थी और इसको इन्होंने किस तरीके से दुगना कर दिया। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि संकल्प पत्र का वादा उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार से पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी गई चुनाव में तो लेके आई थी और संकल्प पत्र में कहा गया था कि 4 लाख सरकारी नौकरियां परमानेंट हम देंगे प्रति वर्ष, यानी इस समय तक 16 लाख से 20 लाख नौकरियां इनको दे देनी थी। ये कितने परमानेंट नौकरियां दी? क्योंकि मैं वो आंकड़े कतई नहीं सुनूंगा जो कि ये जो है संविदा के अंदर दे रहे हैं और या जो इन्होंने बाहर से। ये था कि 4.5 वर्षों में कुछ तो अच्छे काम दिखे होंगे आप लोगों को, या सिर्फ आप लोगों ने सोच लिया कि भाई अब तो विरोध ही करना है? शंकर भाई अगर अच्छा काम होगा तो ये हमें दिखा देंगे, हम देख लेंगे। हम तो सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं कि सूरज की रोशनी को कंबल अपने ऊपर ओढ़ करके आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। अगर विकास हुआ है तो वो दिखाई देगा, और अगर दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है, तो ना उसके लिए आपको आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत है, ना उसके लिए आपको 1.5 महीने से लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ की कवायद करने की जरूरत है। आपका 212 पॉइंट का संकल्प पत्र सादा का सादा पड़ा हुआ है। मैं तो पूछ रहा हूं कि परमानेंट नौकरियां इन्होंने बेरोजगारों को दे दी क्या? कितनी दे दी? अभी 16 से 20 लाख दे देना था। 100 दिन में महंगाई कम करने का इन्होंने वादा किया था। महंगाई चरम सीमा पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय 21% उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये कह देंगे क्या कि नहीं है?
तो हर चीज में तो बढ़ोतरी इन्होंने कर दी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बता नहीं पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया जो कि पूरे देश और विश्व में एक इतिहास कायम कर रहा हो। मैं तो पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब तक क्यों नहीं बना, जिसका अलाइनमेंट हमने दे दिया था, जिसमें 90% से ज्यादा जमीन हमने आपको एक्वायर करके दी थी, उसको भी आपने शॉर्ट कर दिया, बावजूद उसके डिफेंस कॉरिडोर आप बना न सके। कि उन चीजों का विरोध करना, सरकार का विरोध करना, योजनाओं का विरोध करना, आप क्या मानते हैं? और जो कपिल श्रीवास्तव ने जो बात कही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? इस समय वकालत की जिम्मेदारी उनको अखिलेश यादव जी ने दी है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। उनकी वकील की बात दिखती है तो उन्हें आजकल अखिलेश यादव जी की बात दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ काम नहीं किया है, ये उनको नहीं दिखेगा। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, और कपिल भाई भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि दस्तावेजी जो सबूत होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अभी वो नौकरी पे सवाल उठा रहे थे, क्या योगी सरकार ने किया है। तो यही छोटी सी बात एक बता दूं कि पिछले 4.5 साल में जो हमारा शासन रहा है, उसमें करीब 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं। बाकी की बात मैं नहीं कहूंगा, जैसे आपने सवाल पूछा, संविदा की बात मैं नहीं कहूंगा। सरकारी नौकरी नहीं, गलत जो फैक्ट्रियों का गलत बात। आप 3.5 लाख आपने आउटसोर्सिंग किया है। अरे कपीश भाई आप संकल्प पत्र की चीजें बताइए। आपने 4 लाख सरकारी नौकरियां हर साल कहा था आपने देने के लिए, इस समय तक 16 लाख से 20 लाख देनी चाहिए। और आप जिस नौकरी की बात कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग की बात आप कह रहे हैं। 3.5 लाख आपने आउटसोर्सिंग पे दी है, 1.5 लाख आपने संविदा पे दी है, और सिर्फ 1.5 लाख आपने परमानेंट नौकरी दी है। आंख में धूल मत झोंकिए, जनतंत्र पे बैठ के ये नेशनल टीवी है। कपीश भाई सब आप ही बोल लेंगे तो ठीक है, सुन लीजिए कपिल जी, सुन लीजिए। आलोक जी एक एक करके जवाब दीजिए, संक्षेप में दीजिएगा। अपनी बात मैं दे रहा हूँ, बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ। कपिल भाई ने जो बात कही, मैंने कहा दस्तावेजी सबूत हैं उसके, और कपिल भाई अच्छी तरीके से वकील हैं। अगली बार जब फिर मिलेंगे, एक बार गूगल करके जाएंगे, देखेंगे, कंप्यूटर से बहुत कुछ निकल के सामने आता है। तो जो डेटा दे रहा हूँ, जिम्मेदार प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। 4.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं बाकी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमने फैक्ट्रियां खोली, जो उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला, उसकी वजह से जो नौकरियां मिली, जो संविदा पे नौकरियां मिली, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल इसके आगे बढ़ते हैं। उनका दायित्व है, वो हमें कमियां तलाशेंगे। उनका दायित्व है, उनको इलेक्शन लड़ना है, लगातार लड़ना है। हालांकि हालात उनके बेहतर नहीं बन रहे हैं, 2017 से भी, और 2019 में भी, 2014 में भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उनकी बात है, कपिल भाई अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करते हैं कि हम किस पर जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से काम पर ही आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार काम का सवाल जी। चलिए ठीक है, आपका ऑडियो अभी रुक गया, मैं आ रहा हूं आपके पास आलोक वर्मा जी। उससे पहले मैं अंशु अवस्थी जी आपके पास आता हूं, अगर आपको मेरा ऑडियो आ रहा है। क्या आपके पास कोई मुद्दे भी हैं, या फिर आप सिर्फ बयानबाजी से उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जीतने की मंशा के साथ उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, सरकार का सिर्फ विरोध करना। आपके नेता तो सर ट्विटर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अगर कोई इश्यू होगा मैं आपको कॉल करूंगा, अपना नंबर लिख के हमको दे दीजिए। अंशु जी, हम किस भी लिखेंगे हमारा। चलिए अंशु जी आपका ऑडियो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। आवाज आ रही? हाँ सर, अब आ रही है, बोलिए। हाँ आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। और अगर विपक्ष की बात आप कर रहे हैं कि विपक्ष का काम है सरकार, तो विपक्ष का वाकई में यही काम है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पत्रकारिता का भी यही काम था, जर्नलिज्म का भी यही काम था। वो अपने आप में स्वाभाविक विपक्ष होता था। लेकिन आज का परिदृश्य बदल गया है, वो चाहे सरकार के डर से या दूसरे वजहों से। नहीं अंशु अवस्थी जी, कोई डर नहीं है सर। पत्रकार का काम होता है अच्छी बात भी दिखाना, सरकार की आलोचना भी करना। हम दोनों चीजें दिखाते हैं। आपका नजरिया आपका जो नजरिया है ना सर, वो एक तरफ जाके टिक जाता है, समस्या यहीं से खड़ी हो जाती है। अंशु अवस्थी जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए धैर्य से। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष कौन कौन होता है? तो सवाल ये है कि विपक्ष का तो बिल्कुल काम है
कि सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करना, जनता के सामने लाना। ठीक है। पत्रकारिता का भी यही काम था। तो विपक्ष तो अपना काम बखूबी कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक अलग बात है। पहली बात, उत्तर प्रदेश में 2017 में बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे और चुनाव के समय घोषणा पत्र भी दिया था। ये उनका घोषणा पत्र है हमारे पास। हम जो आरोप लगा रहे हैं कोई बयानबाजी करके नहीं लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। तो सवाल ये है कि आज ये संकल्प पत्र उठाकर भारतीय जनता पार्टी के साथी अपना देख ले। बीजेपी रोज मैं तो अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और इनके मंत्रियों से भी कि जो जो बातें आपने संकल्प पत्र में कही थी रोज सुबह उनको पढ़कर जाया करिए, तो आपकी आत्मा आपको कम से कम दुत्कारेगी, आपको बार बार याद दिलाएगी कि आप झूठ बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से। आपने कहा था कि 2017 में हम 70 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। ठीक है। 4.5 साल हो गए, तो 70 लाख का मतलब ये है कि कम से कम इस समय 64-65 लाख नौकरियां तो लोगों को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। तो जो सारी बातें ये दिखाई जा रही हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के नौजवान सड़क पर हैं। वो बयानबाजी थोड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा नहीं, सवाल विभाग अंशुवस्थी जी नहीं यहाँ है उठता है ना, 4.5 वर्षों में आपने कमियां तो बहुत गिना दी, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे उत्तर प्रदेश में। एक काम आपको नहीं दिखा सरकार का, और इसीलिए तो अवस्थी जी सवाल उठता है ना, मैं वही बता रहा हूँ, विरोध करना ही सिर्फ मकसद रह गया क्या? इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। सरकार ने एक अच्छा काम किया है, वो ये किया है कि सारी परिभाषाएं बदल दी। अपराध को सुशासन बना दिया है, बलात्कार को संस्कार बना दिया है, भ्रष्टाचार को जो है शिष्टाचार बना दिया है। यही एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर पाए। बाकी वो कोई भी काम यदि किए होते, ठीक है, तो हम नहीं, जनता कहती कम से कम। अगर विपक्ष आपको लगता है कि विरोध कर रहा है तो जनता ही घर में बैठी होती, सुकून में होती, रामराज आ गया होता। अब बताइए, 2:30 बजे रात को उत्तर प्रदेश की बेटी को आप जला देते हैं और आप कहते हैं कि ये रामराज्य है, आप कहते हैं ये सुशासन है। ठीक है, मैं जब बैठा है गद्दी पर। ठीक है सर, आ रहा हूँ आपके पास। संत जो है नौजवानों को धमका रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। जो संसद में रो रहे थे धमकियों के डर से, आज वो सत्ता में होने के बाद धमकियां दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, और अवस्थी जी आ रहा हूँ, आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीएसपी से भी डीएस मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। प्रत्येक विभाग में ठीक है सर, आ रहा हूँ, मिश्रा जी के पास आते हैं। मिश्रा जी, लेकिन भाजपा सरकार 4.5 साल में आखिर उन पदों को क्यों नहीं भरी? ठीक है, डॉक्टर डीएस मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, ठीक है, अवस्थी जी आ रहा हूँ। मिश्रा जी, मेरा सवाल यह है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, क्या वो विपक्ष को चुभ रही हैं? क्या आप लोगों ने भी सारे हथकंडे अपना लिए उत्तर प्रदेश में, गठबंधन तक कर लिया था, कोई नतीजा नहीं निकला, तो मानिए ना, कम से कम 4.5 वर्षों में काम हुआ है कुछ? सराहनीय उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार को। देखिए, आप देखिए, पहली चीज तो यह है कि गठबंधन कर लिया था। यहाँ तो जो मौजूदा सरकार है वो गठबंधन के पुलिंदे पे चल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही ना? बिल्कुल आ रही है। आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, ये सब संविदा की नौकरियों, आउटसोर्सिंग की नौकरियों, अभी पूरा जो हमारे एम्बुलेंस फैसिलिटीज है, कितने लोग मर गए, ये सब धरने पे बैठे हुए हैं। यही रोजगार है, यही रोजगार इनका ये है कि किसी भी रूप में रोजगार, रोज खाओ, रोज पियो, रोज पहनो, बस कल की भविष्य की कोई भी अस्थायी चीज देने वाले नहीं है। एक भी बता दें, आप 4.5 लाख नौकरियों की बात करें, लिस्ट मांगो तो वही है कि वो प्रपत्र बांट दिए गए हैं, किसी को वो अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। एक भी इस तरह की चीजें नहीं। अगर इस तरह होती तो नए हथकंडे, किसी दिन जो आरक्षण पहले देना चाहिए वो आज उठा करके दे रहे हो। अभी इसके बाद चुनाव के पहले अभी देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, हर खाते में पैसे भेजेंगे जिससे वोट खरीदा जा सके। कहीं किसी रूप में रोजगार अगर होता, हम 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों में एक आदमी बता दे, इवन भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता महोदय, किसके घर से या किसके नात रिश्तेदार में किसको नौकरी मिली। अगर इन 5 में किसी को नहीं मिली तो आप एवरेज सोच सकते हो कि बाकी लोगों को कौन सी नौकरी मिली है। नौकरी देना, एक झांसा देना है, ये केवल और केवल बस चुनाव आया है, अभी वृद्धावस्था पेंशन सभी पार्टियां देती हैं,
फिर निशा जी, आंगनबाड़ियों तो सभी को पार्टियां देती, उपहार चुनाव देना। से पहले अरे आपने कोई देखा होगा। मेरी बात समझिए, हाँ। लाभ बीजेपी लेना चाहती है, मेरी बात समझिए, लाभ बीजेपी लेना सरकार का जिसको पा रहे तो हैं। सरकार में अब जो ये रहेगा वो लाभ लेगा ही ना, निशा जी। फटाफट बांटे जाओ। आपकी जब बस सरकार थी, सरकार आपने का लाभ पैसा, नहीं लिया। जनता का धन, और आपकी जब बांटते सरकार जाइए। थी, क्या आपने कोई हथकंडे नहीं अपनाए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए? ये तो सभी पर लागू होता है ना। आलोक वर्मा जी, नहीं, जवाब दीजिए अब कोई अवस्थी जी के हम लोग सवाल, कोई निशा जी हथकंडे के नहीं सवाल। अपनाए। हाँ, नहीं क्या जवाब दूं ये इनका? सब वो ये सब एक हथकंडे शेर नहीं है। है। ये तो हथकंडे। ठीक है आलोक जी, एक बोलिए। शेर पढ़िए, एक शेर है, पढ़िए आपने सुना और होगा। सुनाइए, सबको शेर से पेट भर जाएगा। एक शेर सुन लीजिए। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मत बोलिए अंशु भाई, मत बोलिए, बीच में पूरा मौका देंगे आपको। बहुत अच्छा। मित्र हैं आप, पूरा मौका देंगे। पूरा हम चुप हो जाएंगे, फिर आप बोलते रहिएगा। एक शेर है शंकर भाई, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। जो साथी हमारे बोल रहे थे उनसे भी यही कहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले ये बात मैंने उनसे कही है कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करें, थोड़ा जाएंगे, थोड़ा समझेंगे। रिटर्न में दस्तावेज है ये कोई मौखिक बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मैं यहाँ मंच पे बैठा हूं, मैंने कुछ भी बोल दिया। एक जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, उसके बाद किसी और मंच पे मिलेंगे, नहीं तो आपसे कह देंगे कि मैं झूठ नौकरियों बोल का रहा उन्होंने था। मुद्दा उठाया, उस पर जवाब दीजिए पहले। एक एक पॉइंट पर आते हैं आलोक जी। अरे महोदय, एक हमारे- सेकंड सुनिए। अरे मित्र, आप जिस अरे पढ़ने मेरे लिखने की सुनेंगे। बात कर रहे हैं, ये कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये सुनिए तो, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये देखिए, प्रवक्ता का पद निकाले हुए हैं, प्रवक्ता का पद निकाले हुए हैं। 750 रुपए का वो है ये, एक लेक्चर पर 750 रुपए आप है। आप क्या पढ़ करके आएंगे? पढ़ने के लिए कुवत चाहिए महोदय, पढ़ने के लिए कुवत चाहिए। डाटा लेकर के, किताब लेके नहीं पढ़ा जाता है। अरे मित्र, मुझे मत बताइए 750 रुपए पर 750 रुपए पर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं। आप बोल चुके, और कुछ बोलना हो तो 750 रुपए पर आप प्रवक्ता इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्त कर रहे हैं पर लेक्चर, और 30,000 से ज्यादा नहीं देंगे आप। ये मेरे पास है, ये मेरे पास विज्ञापन है, ये देख लीजिए इसको। निशा जी, उस पर मत आइए ना। ये रोजगार देना नहीं है आपका महोदय। पर्सनल है, वो किसको प्रवक्ता नियुक्त करे, ये रोजगार कहाँ पर देना अपना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट दे, इसको छोड़ दीजिए ना, मुद्दों पर आइए। बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए ना भाई, आप बात सुनिए ना, दूसरों की आलोक जी, बात पूरी होगी, एक शेर में सुना देता हूं। आपने अपनी बात पहले, हमारी बात सुनिए। आलोक जी, जल्दी से थोड़ा। प्रवक्ता है, वो अपनी बात कहेंगे। इस तरीके से बीच में टोका नहीं जाता मित्र। साथ साथ में मैंने कहा कि बहुत सारा जवाब उनको देना है। कांग्रेस के साथियों की अपनी मजबूरी है, समाजवादी पार्टी के साथियों की अपनी मजबूरी है। आज अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको उस मुकाम पर पहुंचाया है, साथ साथ लड़के देख चुके। अभी आपने खुद ही कहा था, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आई, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ आई, हाल क्या हुआ। और बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। 2014 से लेकर 2017, 2019 और अभी 2021 में जो इलेक्शन हुआ उसको देख लीजिए। आज कांग्रेस कहाँ है, प्रियंका गांधी जी कहाँ है, राहुल गांधी जी कहाँ है, उनका अपना गढ़ तक नहीं बचा। पिछला लोकसभा इलेक्शन भी 2019 में हुआ ना, राहुल गांधी का अमेठी। मैं जवाब दे रहा हूँ आलोक जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। पंजी, अब बात पूरी हो गई आपकी, एक ही बात कितनी बात करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अरे भाई, बात आपकी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये काम तो कौन सा आपका है? ठीक है। देखिए, राहुल गांधी कहाँ है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आलोक वर्मा जी, आप भूल जाते हैं। अंशु भाई, मौका आएगा आपको, बोल दीजिएगा ना। ठीक है, खत्म करिए 30 सेकंड में, 30 सेकंड। आलोक जी, आप खत्म करिए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो अवस्थी जी का जवाब दूंगा। बीच में टोकेंगे तो कैसे बात खत्म करेंगे मित्र? अरे भाई, आप अपनी बात खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करें? आपके पास काम है, पूरा समय दे दीजिएगा अंशु भाई। बात करना चाहते बिना भाई बहुत शानदार प्रवक्ता है कांग्रेस के, और कांग्रेस में केवल अंशु भाई बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। प्रियंका गांधी जी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस को आकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में खड़ा करें। अभी वो आई 3 दिन तमाशा, जब कोविड खत्म हो गया तो 3 दिन तमाशा करके दिल्ली वापस चली गई। क्या किया उन्होंने? आज कांग्रेस किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, अंशु भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। केवल सोनिया गांधी जी जो सुप्रीम फैमिली है वो अपनी सीट निकालते हैं, राहुल गांधी हिम्मत नहीं कर पाते यहाँ टिकने की। तो आप कांग्रेस की बात अंशु भाई रखेंगे, जो कुछ रख सकते हैं, उनका उत्तरदायित्व है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आलोक जी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अंशु जी, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप ही से जवाब लूंगा कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर क्यों नहीं दिखती। आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आप एक ट्विटर पार्टी बन के रह गए हैं, ट्वीट कर देते हैं हर मुद्दे पर, धरातल पर आप कहीं पर नजर नहीं आते। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सरकार जो काम कर रही है, विपक्ष का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाना। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो विपक्ष को अच्छी क्यों नहीं लग रही उत्तर प्रदेश में? इससे सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक ही मकसद है, सरकार का किसी तरह से विरोध करना। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंशु अवस्थी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे सवाल आलोक वर्मा जी ने भी उठाए। उन्होंने एक सवाल उठाया कि कोविड काल में जो आपके नेता थे वो उत्तर प्रदेश में धरातल पर कहीं पर नजर नहीं आए। राहुल गांधी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। और बाकायदा आपने देखा होगा अवस्थी जी कि कोविड प्रबंधन को लेकर WHO और नीति आयोग ने तो सरकार की जमकर तारीफ भी की। अब तो थोड़ा सा बोल दीजिए कम से कम कि अच्छा काम हुआ है। मैं अपनी बात रख लूं। देखिए, कोरोना को लेकर बड़ी बड़ी बातें आलोक वर्मा जी करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि कोरोना काल के समय में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरा जो सरकारी सिस्टम था, सरकारी अमला ब्रेक डाउन कर गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लेकिन आप देखिए उसके बाद हुआ क्या उत्तर प्रदेश में। उनकी जो टीम 11 थी वो भ्रष्टाचार में लग गई। जो ऑक्सीमीटर थे, थर्मामीटर थे, वो 2000 गुना ज्यादा दाम पर खरीदे गए। और यहाँ तक कि उसको लेकर 47 जनपदों के जिलाधिकारियों के खिलाफ SIT का जो गठन हुआ था उसने रिपोर्ट की, लेकिन क्या हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के लोग जब ऑक्सीजन मांग रहे थे, जब बेड मांग रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी तो आइसोलेट थे और टीम 11 भ्रष्टाचार में जुटी थी। अब दूसरा आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। आलोक वर्मा जी ने कहा कि कोरोना काल के समय नहीं आए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष के नेता की हैसियत के नाते श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को जनवरी 2020 में इस बात को कहा कि कोरोना एक भयावह वेव है जिसको लेकर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। उस समय याद है कौन थे स्वास्थ्य मंत्री जिनको अभी हटा दिया गया इसीलिए कि उनकी अकर्मण्यता के चलते किस तरीके से लोगों ने, पूरे देश ने वो मार झेली कोरोना की। हर्षवर्धन जी, उन्होंने उलूल जुलूल मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि सर WHO और नीति आयोग ने सरकार की तारीफ भी तो की। देखिए, नीति आयोग वही तो सवाल है ना अवस्थी जी, अच्छे काम हो रहे हैं तो तारीफ क्यों नहीं फिर सर? नहीं, मैं वही तो कर रहा हूँ। नीति आयोग किसका है? भारत सरकार का है। तो WHO किसका है? सरकार से तारीफ करानी है, उनके अपने वक्ताओं से तारीफ करानी है, और अगर उसको कोट करना है तो कोट करिए, आपका स्वागत है। WHO किसका है सर? मुझे ये बताइए कि श्री राहुल गांधी भी बातें कही, हाईकोर्ट ने भी तो उन बातों को माना कि आपने लापरवाही की कोरोना को लेकर, आपने अवैज्ञानिक तरीके से लॉकडाउन लगाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसें जो देने का काम किया, आपने उसमें गंदी ओछी राजनीति की। आपने कहा 100 फर्जी नंबर थे। अरे हमने 900 सही बसें दी थी, उन 900 बसों को लगाते। 900 बसों से लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। प्रियंका गांधी जी लगातार कोरोना में एक्टिव रही। हमने उत्तर प्रदेश के 65 लाख लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किया, उनकी मदद की। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आया उसके जी, थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। वो सवाल उठाया था आलोक वर्मा जी ने थोड़ी देर पहले। मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्विटर के नेता बनकर राहुल गांधी रह गए हैं। कहां दिखे उत्तर प्रदेश में, बताइए मेरे को। आप लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ आप लोग लामबंद हुए, लेकिन कहां थे आपके नेता? राहुल गांधी कहां थे उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत अच्छी बात है और आपने भी अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छा निर्वहन किया है। स्वाभाविक विपक्ष के नाते आप भी सिर्फ विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जवाब दे दूं। नहीं, मैं आलोक जी से भी सवाल कर रहा हूं सर। शुरुआत में मेरा आलोक जी से सवाल था और आपके जो सवाल थे अवस्थी जी, उन्हीं सवालों को लेकर मैं भी जाने वाला हूं आलोक वर्मा जी के पास। आप पूछिए सवाल उनसे। हाँ, मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही अच्छा काम किया, सारी परिभाषाएं बदल दी हैं। ठीक है। अब स्वाभाविक विपक्ष जो मीडिया है उसका भी उन्होंने काम बदल दिया कि उसको क्या करना है। ठीक है आलोक वर्मा, लेकिन जवाब दे रहा हूँ। पहली बात यह कि श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री इस समय नहीं है। विपक्ष के नेता के नाते उनकी जो जिम्मेदारी थी उनको, उन्होंने सरकार को चेताने का काम किया। मैं 4 उदाहरण श्री राहुल गांधी जी के गिना देता हूं जिस पर सरकार ने ध्यान दिया होता तो वो स्थितियां नहीं होती। कोरोना वेव को लेकर उन्होंने सबसे पहले 30 जनवरी को ये बात कही कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा संक्षेप में अवस्थी जी। मैं 1 मिनट में इसीलिए अब आप पूरी बात फिर जवाब नहीं ले पाऊंगा ना सर मैं आलोक जी से। मैं जवाब आप तीनों के जवाब, आप तीनों के सवालों के जवाब आज अकेले आलोक जी को देने, इसलिए उनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। था उस समय श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को चेताया, नहीं माने। वैक्सीनेशन को लेकर 20 जुलाई 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको वैक्सीनेशन। अब आप जवाब ले लेता आलोक जी, इसके बाद कपिल जी आपके पास आता हूं। पहली बात, चाइना जब हमारे सीमाओं पर वायलेशन कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था, सबसे पहले अगर सवाल किसी ने उठाया और सरकार को चेताया तो श्री राहुल गांधी जी थे।
दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं दलितों पर और ब्राह्मणों पर, सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने। हम तो एक और सवाल आपसे करते हैं, आपके माध्यम से बीजेपी से। उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में 63 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक सभी कोरोना में लिख रहे थे कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हो, ऑक्सीजन से मौतें हो रही हैं। ठीक है सर, बेड नहीं अवस्थी जी मिले। थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे आप ये मैं बताइए, एक एक करके जवाब ले लेता हूँ। हाँ, अब आलोक जी जवाब दीजिए, फिर कपिश जी के पास भी जाना मुझे। अवस्थी जी लंबा हो जाएगा ज्यादा सर, प्लीज, बाकी लोग भी हैं। पंजाब नहीं, ये गलत है, मैं बोलने नहीं दूंगा। आलोक जी बोल नहीं नहीं पाएंगे, नहीं, बात लीजिए, आपको समय जवाब दिया ना दीजिए, मैंने बोलिए। सर, पूरा समय दिया जब ब्रेक मैं के 10 बाद, सेकंड में complete पूरे कर 5 दूं मिनट अपना। आपको दिए मैंने अवस्थी जी। मैं तो अनुरोध ये कर रहा हूँ कि आलोक जी, अब आप बंगाल अपनी में- बात को पूरी करिए। बंगाल में चुनाव में प्रधानमंत्री जी 17 बार जाते हैं, मार्च ठीक से है। लेकर मई तक। ठीक है, लेकिन बनारस और उत्तर प्रदेश तो एक बार नहीं है। उत्तर प्रदेश से इतने ज्यादा सांसद और खुद वो उत्तर प्रदेश से हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वो अपने बनारस के लोगों को बचाने की, उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाने की। ठीक है सर, ठीक आप है। बताइए आलोक क्यों जी, आलोक नहीं जी, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, जवाब तो लेने दीजिए अवस्थी जी। आप जवाब नहीं लेंगे तो सवाल ही आप करते रह जाएंगे पूरे आधे घंटे, तो जवाब मैं किससे लूंगा सर? नहीं, सरकार की आलोक जी, जवाब दीजिए जिम्मेदारी प्लीज थी आप। लोगों को बेड और ऑक्सीजन देने की कि नहीं, ये बुकले हाँ। निकाली करें, 1,80,000 बेड हमने दे दिए। अरे सिर्फ दिन रात झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का काम है। बोलिए आलोक जी, बोलिए। बैनर लगाकर प्रचार करके झूठ बोलना, इस तरीके की ये बुकलेट जारी हो रही, झूठ बोलो झूठ बोलो। अरे कब तक झूठ के पैर नहीं होते आलोक वर्मा जी? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में क्यों नहीं आए, ये सवाल है। अवस्थी जी जवाब तो ले लीजिए कम से कम, आपने सवाल पूछे हैं सर। आलोक जी बोलिए। भाई वो तो पहले ही से कह रहा था कि माननीय प्रियंका गांधी पर माननीय राहुल गांधी किधर की राजनीति करते भाई हैं? प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी विपक्ष के नेता के नाते वो निभा रहे सुन हैं। लीजिए मेरे भाई, आप आप मुझे सुन बताइए कि प्रधानमंत्री देश का अंशु भाई क्यों रहा ना भाई, बताएंगे जो उत्तर कैसे? प्रदेश से निर्वाचित है, 301 आपके सांसद है, जिसमें से 63 अरे उत्तर प्रदेश नोट से। कीजिएगा कहाँ थे प्रधानमंत्री जी, कहाँ थी सरकार? उन्होंने अरे अवस्थी कोई जी, सुन चिंता तो लीजिए। क्यों नहीं की उत्तर प्रदेश अंशु जी। की? प्रियंका गांधी जी तो लगातार सक्रिय है। अंशु जी, प्रधानमंत्री जी 17 बार बंगाल जाते हैं, लेकिन उत्तर अंशु जी प्रदेश सवाल नहीं पूछे, आते। जवाब तो लेने दीजिए ना। बोलिए आलोक जी आप। अंशु भाई ऐसा भाई झूठ प्रियंका गांधी जी को तो आपको भी तो पता नहीं होगा गांधी जी कहाँ है। आप चिंता मत करिए, ये जो सवाल आपके हैं उत्तर प्रदेश के लोग भी इस जनतंत्र के माध्यम से सुन रहे हैं। आप चिंता मत करिए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को बहाना बनाकर आइसोलेट कर रही है। पूरी टीम 11 ब्रेकडाउन हो गई। प्रधानमंत्री का पता नहीं था, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे। लोग बिना ऑक्सीजन और बिना बेड के मरने को मजबूर थे। और आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। कमाल है। सरकार आपकी है, सवाल आप अंशु जी। अरे कम से कम थोड़ा तो समझिए कि आपको क्या पूछना है। अंशु जी प्रदेश के प्लीज। 23 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। अरे आप लोग एक एक करके बोले, आप बताइए, आप लोग एक एक करके बोलिए भाई। देश का अरे अंशु जी आपने सवाल पूछे, सुन तो लीजिए, जवाब नहीं आप देंगे लोग तो एक एक करके अंशु बोल रहे जी, अंशु जी प्लीज, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, जवाब आलोक जी को ही देना है, देने तो दीजिए जवाब कम से कम। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, जवाब दीजिए। अरे दे रहे हैं सर, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए उनको। बंगाल गए, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आए, बताइए। छोटी सी बात बताऊंगा मैं। अंशु भाई चिंता भाई प्रधानमंत्री 17 बार बंगाल गए, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल वो यही से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका जवाब ठीक है, दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपको इस डिबेट में जोड़ना चाह रहा हूँ। सवाल फिर वहीं आके जवाब अटकता नहीं है है आलोक कि वर्मा सारे के पास। हथकंडे विपक्ष ने आप अपना लिए सवाल हैं, नहीं सरकार पूछेंगे अच्छा आलोक काम कर वर्मा रही से। है, तो समस्या आप कहाँ पर है? स्वाभाविक विपक्ष है, सिर्फ समाजवादी विपक्ष से सवाल पार्टी करेंगे आप। की तरफ से भी आलोक लगातार वर्मा अखिलेश क्यों नहीं जवाब यादव, दे रहे हैं? सुनिए भाई सुनिए बीजेपी अंशु जी, को जवाब अंशु देना जी, चाहिए ना। कपिल श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल है सर। अंशु जी आपका समय पूरा हो गया। अंशु जी, अंशु जी आपने बोल लिया सर। अंशु जी नहीं, आपने सवाल पूछे ना, जवाब तो लेंगे ना अंशु जी। आप जवाब तो लीजिए कम से कम, बाकी लोगों को तो सुनाई दे कम से कम आप क्या पूछ रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं आलोक वर्मा जी। कपिल श्रीवास्तव जी आप बोलिए अब। देखिए शंकर भाई, अरे भाई अब अमित जी हम बोल रहे हैं,
आलोक जी हम बोल रहे हैं। बोले कपीश जी। ये मैं कह रहा हूं कि देखिए देखिए शंकर भाई, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं जो आपने कहा कि हथकंडे अपना रही। हथकंडे तो वो अपनाएगा जिसके हाथ में तमाम एजेंसीज होंगी, जो आंकड़े बनाते हैं और फेंकते हैं वो बना सकते हैं हथकंडे। तो तरीके तो आपने अपना लिए ना सारे, माहिर है और पेटेंसी भी उन्हीं के पास है। तरीके तो मैं आपको दिखाने चुनाव जा रहा जीतने हूं के तरीके तो सारे अपना लिए गए हैं ना उत्तर प्रदेश में। कपिल श्रीवास्तव जी, अरे सुन तो लें, हाँ सुन तो लें, वो कौन नहीं अपनाता? क्या पश्चिम बंगाल में इन्होंने नहीं अपनाया? क्या इन्होंने पंजाब में नहीं अपनाया था, कि राजस्थान में नहीं अपनाया था, कि मध्य प्रदेश में नहीं आया था? हथकंडे क्या कहते हैं? जैसे एक चलती हुई सरकार को कैसे गिरा दिया जाता है। कहां दो लोगों के विधायक थे और कहां ये सरकार बना लेते हैं। ये हथकंडे होते हैं। जहां पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आईने दिखाते हैं वहां हथकंडे होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले शंकर भाई, मेरी बात आप ध्यान से सुन ले। आपने प्रश्न किया, उत्तर दे दूं। मैं आलोक भाई के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कपिल भाई जो नौकरी उकरी के सिलसिले में है थोड़ा आप गूगल कर लिया करिए। तो उन्हें गूगल पर भरोसा है, लेकिन मुझे कंप्यूटर और गूगल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कुछ आपने किया है वो जनता के बीच में है, दिखाई देगा, हमारे कंबल डालने से कुछ नहीं होगा। बावजूद उसके मैंने एक गूगल किया इनके कहने पे, तो शीर्ष 10 अपराधियों में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम ये गूगल ने किया, उस पर नोटिस भी हुई है। मैं नहीं मानता कि वो अपराधी है, लेकिन आलोक भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फेंकू कहिएगा तो किसी एक का शब्द आ जाएगा, 10 अपराधियों की लिस्ट मांगिएगा तो उसमें श्रीमान जी का नाम आ जाएगा। तो मैं उस पर नहीं मानता कि गूगल सही है, लेकिन मैं अब आपकी बातों का जवाब देता हूं। देखिए अभी आपने ये कहा कि बताइए नीति आयोग ने तारीफ की, WHO ने तारीफ की और ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने तारीफ की। अरे साहब, इतनी लोगों की तारीफ लेने की क्या जरूरत? क्या देश के न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है या मीडिया को भरोसा नहीं है? मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया कि नहीं कि हम मुक्त दर्शक नहीं बन सकते, हमारे अधिकारों को आप नहीं छू सकते। अरे शंकर भाई एक मिनट सुन तो लें। अरे मैं आप पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। मैं आलोक भाई को कह रहा हूँ, मैं सीधी एक बात पूछ रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं कि राम भरोसे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य चिकित्सा चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं कि ये जीनोसाइड करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जीनोसाइड कर रही है। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर के हत्या कर रहा है। तो उनका अगर आईना कम पड़ गया हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के सांसद का जिक्र कर लीजिएगा और उस WHO का जिक्र कर लीजिएगा जिस WHO का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था जब वो चीन की तारीफ कर रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर कह रहे थे क्योंकि चीन ने पैसे बढ़ा दिए हैं WHO को, इसलिए वो चीन की तारीफ कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी पर इनको भरोसा है या मीडिया को भरोसा है कि नहीं है, ये आप तय कर लीजिएगा। तो मैंने तो आपको वो आईने रखे कि आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको हमारे तमाम हाई कोर्टों पर भरोसा नहीं, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद पे भरोसा है, आपको इस WHO पे भरोसा है जिस पर प्रधानमंत्री नहीं भरोसा करते और कहते हैं कि वो फर्जी आंकड़े पेश करता है। WHO को नरेंद्र मोदी जी ने कहा जवाब दे लेते हैं पेश करता है क्योंकि वो चीन की पढ़ाई कर रहा है। बोले आलोक जी अब कपीश भाई, और ये गूगल वाला भी ले लीजिएगा, ये गूगल वाला। कपीश भाई सुनिएगा। अरे कपीश भाई सुनिएगा, आपने क्या दिया हमने क्या किया वो आप खुद गवाह हैं। केरल में क्या हालात है, भाई आलोक वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि 17 बार बंगाल जाते हैं। अरे हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमको हालात नहीं जानने, हमको आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अरे अब आप सुनिएगा, आपको बोलने दिया ना पूरा, आप पूरी बात बोल दुनिया की बात आप बोल, प्रश्न का उत्तर दीजिए। केरल और ना जाइए, हमसे केरल से नहीं मतलब, बोलने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश पे रहिए, उत्तर प्रदेश पे रहिए। आज आप उत्तर प्रदेश पे रहिए जहां डिबेट चला रही है। की बात कर रहे हैं, तो योगी जी का जो प्रबंधन है उसकी वजह से सांस ले रहे हैं। केरल की हालत 17 बार बंगाल गए, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है? नहीं उसकी वजह से सांस ले रहे हैं। गलत बात है, गलत। कपिल भाई आपसे सवाल करते हैं, आपने हमको उत्तराधिकार में क्या दिया? 2017 में जब योगी जी
17 बार बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, ये सीधा सा सवाल है। पंजाब क्या इनसे ठीक है मिश्रा जी, मैं आपको पंजाब को हिम्मत दिखाइए, ठीक है अंशु जी मिश्रा जी को इस डिबेट में जोड़ रहा हूं मैं। केवल 16 जिले बचे हैं। पंजाब को हिम्मत दिखाइए। बोलिए डीएस मिश्रा जी। सवाल करिए बीजेपी से, मीडिया को आज विपक्ष में से सवाल कर सकता है। इस तरीके से योगी जी ने सड़कों पर काम किया, उसकी वजह से आज कोविड का पड़ेगा, आप देख नहीं पाएंगे। गंगा जी के घाट पर आप कुत्तों से लाशें नचवा रहे थे, शव जो है अपने जलने का इंतजार कर रहे थे। उनसे तो उत्तर प्रदेश का एक आदमी पक्का सांसद विधायक होंगे तभी एक आदमी पक्का है उनसे, आपकी भी जिम्मेदारी है। बस्ता कुछ नहीं है। अच्छी तरीके से जी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, उनका नेतृत्व। ठीक है अवस्थी जी, एक मौका डीएस मिश्रा जी को मिलना चाहिए, बहुत देर से उनके पास नहीं गया हूँ। बोलिए सर मिश्रा जी। सवाल कर लूं पंसा, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको वोट दिया है। अंशु जी मिश्रा जी को बोलने दीजिए प्लीज। आपकी आंखों से नहीं देखना चाहते, अंशु जी सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया। भाई हाँ बोलिए मिश्रा जी। आपकी आंखों से नहीं देखना चाहते। देखिए आप लोग जानकारियां बढ़े और शिक्षा का स्तर बढ़े, लेकिन बोलिए भारतीय मिश्रा जी। जनता पार्टी ने क्या किया कि उन पुस्तकालयों में ऐसी जो बा- पुस्तकालय के कर्मचारी थे, उनके सहायक थे, उन सब के पदों को भरने का काम नहीं किया, वो सारे पुस्तकालय बंद हो, क्योंकि ये चाहते अरे हैं एक मिनट सुनने कि लोगों को सुनिएगा जरा सा। जानकारी ना मिल पाए, अंशु जी, शिक्षा ना मिल पाए, अंशु जी, ये एक- अपनी कबीलाई अंशु संस्कृति जी लागू करना एक है। मिनट अंशु जी प्लीज बोलिए सर। 17 बार गए थे बंगाल, बता अंशु जी दिया एक भाई मिनट आपने उत्तर प्रदेश। देखिए आलोक वर्मा जी जब अरे एक मिनट सुन लीजिए भाई, 17 बार एक गए मिनट थे, सुन 17 लीजिए बार। अंशु जी। उत्तर प्रदेश अंशु भाई, एक बार मिनट। गया है, क्यों? अरे एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा डीएस मिश्रा जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ। अंशु अगर आप भाई, एक कोविड मिनट की सुन बात कर लीजिए रहे हैं, जरा सा। तो पूरे देश की बात करिएगा प्लीज। पंत जी इनसे सवाल करिए कि 17 बार मैं प्रधानमंत्री पूरे जी देश बंगाल की गए, बात कर उत्तर रहा हूं। प्रदेश नहीं आए। जिस कोविड को आप बहुत चैलेंजिंग मान रहे हैं कि WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, आपके जितने भी सांसद ने कर दिया, आप ये बताओ, मेरी आवाज जा रही ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अभी हमारे आलोक वर्मा जी कह रहे थे कि पढ़ के आइए, इसीलिए लगातार पुर्चिफिकेशन बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन टू गेट द प्रमोशन पुर्ची बना करके लाए हैं, वो पढ़ रहे हैं। हमसे बता रहे हैं कि आप पढ़ के आइए। ये नहीं जानते हैं कि जनता जो पढ़ रही है, अगर आप इतना ही अच्छा काम किए हैं तो आप क्यों परेशान हैं? आपकी नाव डूब रही है। आपके इतने लोग, सुनिए, अरे शांत रहिए, सुनिए महोदय मिस्टर वर्मा जी, सुनिए। जिस समय कोरोना फैला था लोग मर रहे थे, उसमें आप बंगाल में फतह कर रहे थे, और क्या फतह आपको मिली आपको पता है। सुनिए, ये डाटा फर्जी डाटा मत इकट्ठा करिए। नहीं, डेटा नहीं इकट्ठा, लिखित अरे सुनिए तो, फर्जी डाटा आपका काम नहीं आएगा। ये आप जिस तरह से कोरोना का उन्मूलन किए हैं, ये जनता आपका उन्मूलन कर रही है। भाजपा की नैया डूब रही है और इसीलिए आप प्रलाप कर रहे हैं। आप भाजपा की नैया डूब रही है, इसीलिए आप प्रलाप कर रहे हैं। आप पढ़ के आते हो, यहाँ सब पता है। यहाँ इस देश की जनता अभी भी निरक्षर है। आप परेशान ना हो। अरे पढ़े लिखे आदमी है तो पढ़ते आते हैं, पढ़ने के लिए। अरे सुनिए, मैं बोलूं कुछ? आप पढ़ के आइए, यहाँ सब दिमाग में है। एक कमेंट दोनों से। यहाँ कपिल डाटा श्रीवास्तव जी दिमाग आप में बोलिए, रहता फिर है, अंशु जी आप आपके पढ़िए पास आ रहा हूँ मैं। और वक्त की एग्जाम कमी है कीजिए सर, और फेल होइए। कपिल जी पहले आप। 3 काम है, सुनिए मिस्टर वर्मा जी, ऐसे नहीं, आप फर्जी पढ़ के आइए। कैसे कोरोना में मिश्रा जी, कपिल जी को बोलो। कैसे कोरोना में सब पास ने अगर काम किया होता, जिस तरह आत्मंथन आशीर्वाद यात्रा इस सब चीज की आवश्यकता नहीं थी, और इन्होंने वास्तव में कोई काम इस देश के लिए नहीं किया है। इसीलिए देश का डेवलपमेंट हो गया, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ गई, इसीलिए महंगाई बढ़ गई, इसीलिए आपने देखा कि हर तरीके से संक्षेप में ऐसी लाइनें थी वो आपकी लाइनों में ट्रांसफर हो गई। अगर आप तस्वीर देखिए, 2022 आपका खत्म खेल, आपको आईना दिखा दिया है। सुन तो लीजिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। आप केवल पढ़िए और ठीक है, इम्तहान दीजिए और इम्तहान में पास कपिल जी अब आप बोलिए। पढ़ के आइए, मिश्रा जी आपको पूरा टाइम दिया सर मैंने।
आपने बहुत सारे सवाल पूछे। बहस कीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, अब आप बोलिए। चैनल में बहस कीजिए तो थोड़ा आंकड़ों के साथ बात कीजिए। देखिए शंकर भाई, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, देश और प्रदेश की समस्याएं भिन्न नहीं है। अगर सबसे बड़ी चीजें देखी जाएं तो हम इस समय देश के लिए बेरोजगारी है, ठीक है, और हमारे जो शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से महंगाई पर रोक लगे, किस तरीके से लोगों को रोजगार मिले, किस तरीके से हमारी जीडीपी जो माइनस में चल रही हो वो ऊपर आए। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से देश का और योगी जी ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का पतन कर दिया है। और ये उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि फील गुड और जब इंडिया शाइनिंग कर रहा था तो ये 10 साल केंद्र से चले गए और 15 साल उत्तर प्रदेश से। यही हासिल इनका इस बार होने जा रहा है। 2021 में पट्टा है, 2021 में क्या हालत हो गई आपकी? हमारे मित्र, आप चिंता न करो, 15 साल आप केंद्र से जाओगे और 15 साल आप उत्तर प्रदेश से आखिरी कमेंट आपके पास जवाब नहीं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर आप बहुत अच्छी सरकार चला रहे होते तो देश की जीडीपी माइनस में कैसे होती, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ कैसे जाती, सड़कों की लाइन कैसे लग जाती, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता, आपको तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट आईना क्यों दिखाता? अरे भाई, आप कैसे चिंता करेंगे? आपको देश और प्रदेश के नागरिकों की चिंता नहीं। ठीक है कपिल जी, आपको सिर्फ की चिंता है, इसलिए छंद हिंदुवाद राष्ट्रवाद के पीछे जाके सिर्फ जैसे गाड़ी से पेट्रोल गायब हो गया, ट्रैक्टर से डीजल गायब हो गया। अंशु जी बोलिए, अगर कोविड की बात कर रहे हैं तो जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां के भी उदाहरण दीजिए आप। जिस दिन समाजवादी पार्टी का चश्मा उतार के आएंगे, बहुत आराम से, बहुत गौर से आपको समझेंगे। अभी हम आपको क्या समझे? आप तो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। आप 2017 के पीछे नहीं देखेंगे, पिछले 5 आलोक भाई चुप हो जाइए। आपने भी चश्मा उतार दिया है, आपने तो 20 साल का चश्मा था उसको आपने उतार दिया भाजपा के लिए, इसलिए चुप हो क्या बनेगा? कौन से किस रास्ते से पार पाएंगे? कभी आप कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी बसपा के साथ चले जाते हैं। कभी आपको अगली डिबेट्स में भी फिर आप कानून बनाने में बैठिएगा अगर आप बीजेपी गठबंधन की सरकार चलाए, कितनी पार्टियां हैं? 14 पार्टियां हैं बीजेपी के साथ। महिलाएं हो या कोई भी वर्ग हो, सरकार की गलत नीतियों के चलते परेशान। 14 पार्टियां हैं बीजेपी के पास इस समय गठबंधन में। तानाशाही अंदाज बना चुके हैं, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में लोग नाराज हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो जातिवादी चश्मा लगाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ट्रीट किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जो कार्रवाइयां हुई हैं, कहीं न कहीं उससे लोग नाराज हैं। आने वाला चुनाव आप चले ठीक है सर, ठीक है, इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। अंशु जी ठीक है, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कौन सा समीकरण कौन सी पार्टियों को फायदा पहुंचाएगा उत्तर प्रदेश में। ये चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, अंशु जी, कपिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर DS मिश्रा जी, आपका वक्त देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल हमारा यही था कि सरकार ने लगातार जो अच्छे काम किए हैं, ये आरोप लगता रहा सरकार की तरफ से कि विपक्ष का एक ही काम है सरकार की योजनाओं को विफल बताना, सरकार का विरोध करना। जो अच्छे काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किए, योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, उसकी चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता है। इसी पर आज की चर्चा थी। फिलहाल 5 के प्राइम टाइम में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।